हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नया दिन और चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का हम कर रहे हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक है मेरे पास। क्लास 6 की कंप्लीट कर चुके हैं। 7th का एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज़ का है डे नंबर 11 और इसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये आपके अंदर से एनसीईआरटी का फोबिया निकालने के लिए बनाई गई है कि हम लाइन बाय लाइन इसको कवर कर रहे हैं, तो कोई भी एक डाउट हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे कि एनसीईआरटी नहीं किया तो हम पेपर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश और सब कुछ पढ़ा हुआ है चैनल पर, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपीटेट। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 3 का हमारे का नाम ही है दिल्ली 12 टू 15th सेंचुरी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली कैसा था, दिल्ली कैसे आया, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो भाई, चैप्टर 2 के अंदर हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि ये जैसे इंडिया था और यहाँ पे कावेरी डेल्टा हमने इम्पॉर्टेंट होता हुआ देखा था। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पे बड़े बड़े किंगडम अब आने शुरू हो गए थे, लेकिन हमने दिल्ली का मेंशन कहीं भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि दिल्ली उस वक्त पे इतना इम्पॉर्टेंट था नहीं। दिल्ली कब से इम्पॉर्टेंट होने लगा? 12th सेंचुरी से इम्पॉर्टेंट होने लगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है सबसे पहले कैपिटल बनता है किसकी? तोमर राजपूत जो थे उनकी जो कैपिटल है सबसे पहले जो है वो दिल्ली बनती है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले कैपिटल किस किंगडम के अंडर में दिल्ली बनती है, तो इट वाज तोमर राजपूत्स, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो तोमर राजपूत्स थे इनको हराया था अ, इन्होंने, चौहान्स ने। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चाहमनाज ऑफ अजमेर, है ना। तो यहाँ से ये लोग पूछ लेते हैं कि चौहान्स कहाँ से आते हैं, तो अजमेर से आते हैं। ठीक है, तो ये लोग तोमर्स थे, तोमर्स और चौहान्स ही थे जिनके टाइम पे दिल्ली एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर बना। कमर्शियल सेंटर से मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रेड वगैरह चीज़ें हो रही थी, है ना। इस सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जैन मर्चेंट्स रहते थे और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर बनवाए, है ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब चोलाज का एम्पायर बना कावेरी डेल्टा में, तो वहाँ पे टेम्पल बना और टेम्पल एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं था, एक क्या था, कल्चरल प्लेस भी बन गया था। लोग उसके आसपास गांव बसने लगे थे, है ना। तो जो ये चीज़ हमने देखी थी, तो यहाँ भी हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि अब टेम्पल बनवा लिया, टेम्पल बनवा दिया तो अब क्या होगा? अब चीज़ें क्या होने लग जाएंगी? अब यहाँ पे और भी चीज़ें स्टैब्लिश होने लग जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा कॉइन्स, कॉइन्स भी मिंटेड होने शुरू हो गए, मतलब कॉइन्स बनने शुरू हो गए, कॉइन्स के ऊपर छपना शुरू हो गया और उसे कहते थे दहलीवाल, है ना। दहलीवाल, अब आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, दहलीवाल क्या होता था? ठीक है, दहलीवाल क्या होता था और दहलीवाल, ठीक है। इसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंदर जब, अगर मैं कहूँ कि दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, कब बना तो दिल्ली में, कब बना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट? 13th सेंचुरी में। कब? 13वीं शताब्दी में। कब से? जब से दिल्ली सल्तनत आई। आपको याद होगा मोहम्मद घोरी आया, घोरी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दिल्ली सुल्तान्स हैं, जो दिल्ली के सुल्तान आए, पहले दिल्ली सल्तनत आई, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं दिल्ली के अंदर बनाए, है ना। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ बनाए और उसको हम आज दिल्ली कहते हैं, है ना। तो जैसे कि ये मैप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, दिल्ली है, कुन्हा, जहाँपना, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं और इन सबको मिला के ही आज हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? दिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए, दिल्ली, कोहना, सिरी, जहाँपना। ठीक है, देन रूलर्स ऑफ दिल्ली की क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। दे आस्क, पूछते हैं वो, है ना, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो तोमर्स में अगर मैं इंपॉर्टेंट करूँ तो आनंग पाल था, 1130 से 1145 तक इन्होंने किया। चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान, 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड दो हमने लास्ट क्लास के अंदर वॉर पढ़े थे, है ना। उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे, 1191 और 1192। ठीक है, देन अर्ली टर्किश रूलर्स, अर्ली टर्किश रूलर्स मतलब दिल्ली सल्तनत जब आई थी, है ना, जब दिल्ली सल्तनत आई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला बनता है, इल्तुतमिश, रज़िया, गयासुद्दीन बालबन, तो ये सब आपको पढ़ना है। थोड़ा सा टफ पड़ता है ये सब लर्न करना। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें
बैकग्राउंड नहीं पता। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर लूँगी एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। तो चलो, तो अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। अब हम समझेंगे कि दिल्ली को सुल्तान के अंडर में, हम समझेंगे कि सुल्तान के अंडर में दिल्ली कैसे डेवलप होता है ना। तो हिस्ट्रीज़ जो हैं, हिस्ट्रीज़ तारीख से जानी जाती हैं, है ना, तारीख से जानी जाती हैं पर्शियन लैंग्वेज में। और पर्शियन जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन, इसीलिए वो वाले वर्ड्स जो हैं हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो तारीख क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो तारीख लिखते थे वो कौन लिखते थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग लिखते थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट, कोर्टियर्स, ये लोग लिखते थे, है ना। जो कि क्या लिखा जाता था उस पर कि कोई भी रूलर को लेकर, मतलब जैसे कि जो राजा है उसको लेकर के कोई भी इवेंट हो रहा है, राजा को क्या एडवाइस दी जा रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पर तारीख पे लिखी जाती थी, ठीक है। एक पर्सन है यहाँ पे फ़क्र मुदब्बिर, इनका नाम याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। एक चीज़ और हमें यहाँ पर याद रखनी है तारीख के बारे में, कि जो ऑथर्स होते थे ना तारीख के, वो शहरों में रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे, तो गांव में नहीं रहते थे ये लोग, है ना। उसके अलावा ये सुल्तान के बारे में लिखते थे, तो सुल्तान के बारे में क्यों लिखते थे कि उन्हें कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले, है ना। हमने याद हो तो प्रशस्ति पढ़ी थी एंशियंट में, वही चीज़ हम यहाँ देखने को हमें मिल रही है ना। और भाई बेकार क्यों लिखेंगे सुल्तान के बारे में। देन दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाय एनीबडी, ठीक है। तो ये लोग उनको, जो राजा होते थे, उनको एडवाइस भी करते थे कि बर्थ राइट देना है नहीं देना, जेंडर में कैसे हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन करना है, ये सारी भी चीज़ें ये लोग राजा को बताते थे। 1236 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया जो हैं वो सुल्तान बनती हैं, और मिन्हाज ए सिराज जो है वो उसको जो है रिकॉग्नाइज़ करता है कि भाई ये एक बहुत एबल राजा है। रज़िया को क्यों बनाता है ये इल्तुतमिश, इसलिए क्योंकि बेटे शायद इतने काबिल नहीं रहे, है ना। तो इसीलिए वो बेटी को बनाता है। और ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि भाई जो लोग थे, जो नोबल्स थे, उनको पसंद नहीं था, देखो लिखा भी है यहाँ पे कि नोबल्स जो हैं वो खुश नहीं थे इस बात से कि रज़िया जो है वो राजा बन रही है, क्योंकि औरतों का राजा बनना उस वक्त पे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और इसीलिए 1240 में रज़िया को हटा दिया जाता है। तो रज़िया से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। रज़िया को याद रखिएगा, कितने साल के लिए बनी, 4 साल के लिए बनी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, एक क्लोज़र लुक लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजीज़ एंड तुगलक्स, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताऊं, स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजीज़ आते हैं, तुगलक्स आते हैं, और अब गो ऑन ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें याद होना चाहिए कि दिल्ली इम्पॉर्टेंट कैसे बना। तो इन्होंने जो है अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, दिल्ली ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। स्पेशली इल्तुतमिश की बात कही जाती है कि जो इल्तुतमिश है ना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो बड़े बड़े ज़मींदारों को अपने जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अपॉइंट करे। उसने क्या किया, उसने कुछ स्लेव्स खरीदे, मिलिट्री काम के लिए स्लेव्स खरीदे, और उनको इन चीज़ों पर लगाया, उनसे काम करवा रहा था। तो क्या हुआ, उसके पैसे भी बच रहे हैं। पहले हम देख रहे थे लैंड ग्रांट हो रही है, लेकिन गुलाम जो है, गुलाम क्या करे, गुलाम अपने मास्टर के लिए हर चीज़ करने को तैयार होगा, है ना। और इन्हें क्या कहते थे, बंदगान कहते थे पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंदगान जो है वो किसको कहा जाता था। तो ये जो बंदगान होते थे ना, स्लेव्स होते थे, इन्हें बहुत ही केयरफुली इतना अच्छे से ट्रेन किया जाता था, इतना अच्छे से ट्रेन किया जाता था कि वो अपने मास्टर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे, और इसीलिए राजा अपने बेटे से भी ज़्यादा इन जो स्लेव्स होते हैं इनके ऊपर ट्रस्ट करता था। ये चीज़ हमें यहाँ से एक बहुत ही ख़ास देखने को मिलती है कि राजा अपने स्लेव के ऊपर, अपने गुलाम के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता था, ठीक है। तो स्लेव्स, देखो लिखा भी हुआ है कि स्लेव्स रादर देन सन, है ना, स्लेव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे देन सन से, ठीक है। देन वी हैव द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ बेंडगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। तो जो खिलजीज़ हैं और तुगलक्स हैं, इन लोगों ने भी इनका स्लेव्स का यूज़ करना शुरू किया, है ना, और इनको कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी लगती है लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, और इन स्लेव्स को ही जनरल और गवर्नर ये लोग बना देते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ कि भाई आप स्लेव्स को बना रहे हैं तो
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो आएगी ही। क्यों? क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, आपका बेटा है, वो भी मानेगा कि हमें भी गद्दी चाहिए, लेकिन आप स्लेव्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी जो है पॉलिटिक्स में ला रही थी, है ना। तो स्लेव्स जो स्लेव्स थे और जो क्लाइंट्स थे वो बहुत लॉयल थे अपने मास्टर्स को लेकर, लेकिन उनके बेटों को लेकर नहीं। देखो यहाँ से बात क्या समझ आ रही है कि एक मान लो एक राजा है, उसका बेटा है, सॉरी उसका, हाँ चलो बेटा है, और राजा ने एक खरीदा है स्लेव, ठीक है। तो ये स्लेव जो है ना, ये अपने राजा के लिए तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, लेकिन राजा के बेटे के लिए बिल्कुल भी डिवोटेड नहीं है, और इसी वजह से हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो सुल्तान के खुद के, एक सेकेंड, यस, सुल्तान के खुद के सर्वेंट होते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, और इसीलिए क्या होता था, जब जो स्लेव है वो राजा के बेटे को नहीं पूछ रहा, तो क्या होता था कि जब भी नया राजा बनना होता था, तो उस वक्त पे हमें लड़ाई देखने को मिलती है ओल्ड और न्यू लोगों के बीच में। तो द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स, एंड द ऑथर ऑफ Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices। और इसीलिए जो है लोग इन लोग को जो है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई स्लेव्स को, गुलाम को हाई ऑफिसेस पे कौन रखता है। इस चीज़ के लिए इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। Then, like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territory of varying sizes, ठीक है। तो जिस तरीके से पुराने सुल्तान थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो खिलजीज और तुगलक जो हैं, तो ये लोग भी मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उनको अपॉइंट कर रहे थे, है ना। तो सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, इसे ही हम इक्ता सिस्टम कहते हैं, और जो उस इक्ता को होल्ड कर रहा है, जो उसको देख रहा है, उसे इक़्तिदार कहते हैं। क्वेश्चन आता है इक्ता क्या होता है और इक़्तिदार कौन होता है, ठीक है। और एक पर्सन होता था मुक्ति, और उसका काम क्या होता था कि जो भी मिलिट्री कैंपेन्स लेने हैं राजा के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है इक्ता के सिस्टम में, उस सबको कौन करेगा? मुक्ति करेगा। तो मुक्ति कौन होता है? मुक्ति इक्ता को देखता है। इक्ता क्या है? एक लैंड एरिया है, और उनको कौन देखेगा? इक़्तिदार देखेगा। और एक पर्सन और है जिसका नाम है मुक्ति, जो कि क्या करेगा? इन सब जगह पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। अब भाई कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो ये लोग क्या लेते थे? मुक्ति क्या लेते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एज अ सैलरी। उसके अलावा दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, अपने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको भी इसी रेवेन्यू से ये लोग पैसा देते थे, ठीक है। तो जो कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे आर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। बिल्कुल सही बात है, आज भी हम इस बात को कहते हैं कि अगर कोई पोजीशन हेरिडिटरी ना हो, राजा का बेटा राजा ना बने, तो हम किसी पोजीशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जो मुक्तीज था, ये भी क्या था? हेरिटेबल था। मतलब राजा, एक मुक्ति है, उसका बेटा अगला मुक्ति बनेगा, तो उससे क्या है कि एक ट्रांसपेरेंसी कम होती है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। तो दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वर रिगोरसली इम्पोज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये जो कंडीशंस हैं सर्विस की, मुक्ति है, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसके टाइम पे हमें देखने को मिली? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेंट्स जो हैं वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, ठीक है। अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए गए थे कि मुक्तीज़ ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, इस काम के लिए अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया था। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, और ये सब चीज़ें देखी जाती थी कि मुक्ति उतना ही कलेक्ट कर रहा है जितना उसको प्रिस्क्राइब किया गया, ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो जैसे जैसे हमने देखा कि दिल्ली सुल्तान बढ़ता जा रहा है, दिल्ली सल्तनत बढ़ता जा रहा है, और तो क्या हुआ कि जो सामंत थे, जो हम पहले देख रहे थे, और रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनको भी इनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो जो एक अलाउद्दीन खिलजी था, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी था, वो एक पॉलिसी लेकर आता है जहाँ पे वो असेस करता है और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ये दिखवाता है कि ये लोग कितना रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। वो चीज़ें सब ये
अलाउद्दीन खिलजी इस मामले में बहुत ज़्यादा स्पेशल था। तो द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लीव टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसिल। तो अब जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो टैक्स लगा रहे थे, उसको अलाउद्दीन खिलजी कैंसिल कर देता है और उनसे कहता है कि अब आप भी मुझे टैक्स दीजिए, ठीक है। तो जो सुल्तान था, द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। और सुल्तान ने ज़मीन नापने का भी सिस्टम स्टार्ट करा दिया था और उनके बारे में चीज़ें रखता था, मतलब रिकॉर्ड में रखता था इन चीज़ों को। तो इसके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज स्टार्टेड बाय, तो ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टन्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स, ठीक है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। हम यहाँ पे 3 तरह के टैक्स देखते हैं। कल्टीवेशन, जो भी कल्टीवेशन होता था उस पर खराज लगाया जाता था, जो कि जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 50% होता था, ठीक है। वो किस पे लगाया जाता था? खराज किस पे? कल्टीवेशन पे। दूसरा टैक्स कैटल पे लगाया जाता था और तीसरा टैक्स हाउस पे लगाया जाता था। तो खराज क्या होता है पता होना चाहिए, और 3 तरीके के टैक्सेस किस किस पे लगाए जाते थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि दिल्ली सुल्तान में, दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का जो है वो इनके अंडर में नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे बंगाल मान लो, ये हमारा दिल्ली है, मतलब ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे दिल्ली है, बंगाल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ रूल करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ से सदर्न इंडिया में जाएंगे टफ हो जाएगा, एंटायर रीजन जो है ना। तो ये चीज़ें हैं। देन इवन इन द गैगनेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। और नॉर्थ इंडिया में भी हमें पता है कि पूरा फॉरेस्टेड एरिया था। उस वक्त पे भी सुल्तान की जो पोजीशन है, जो फोर्सेस हैं, वो इन जगह पर पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी। लोकल चीफ्टन्स इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि लोकल राजा जो हैं वो उभर के आते हैं, है ना। तो और कई बार ऐसा भी है कि जो लोकल राजा है उसके अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जो है वो अपनी फोर्स लेकर गए भी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। देखो, मंगोल्स जो है, चंगेज़ खान इन्वेड करता है नॉर्थ ईस्ट ईरान को, और दिल्ली सुल्तान को पता चलता है कि अब मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है ना। और जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था उस वक्त पे मंगोल से अटैक दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और मोहम्मद तुगलक का जो रूल था उसमें भी हम अर्ली ईयर्स में देखते हैं कि जो मंगोल्स हैं वो इंडिया के ऊपर, जो दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसी की वजह से जो मंगोल है, जो चंगेज़ खान है, इसके अटैक की वजह से ही यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसने क्या किया, इसने दोनों रूलर्स को फोर्स किया कि वो एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी जो है वो खड़ी करें। अब मंगोल्स आ रहे हैं बाहर से, तो उनसे लड़ाई करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए ही इन्होंने ये चीज़ें बनाई थी, ठीक है। तो चंगेज़ खान कौन था? मंगोल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, ठीक है। तो सुल्तान, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सुल्तान की कंडीशन 15th और 16th सेंचुरी में कैसी थी, है ना। हम देखेंगे कि जो तुगलक्स हैं, सैयद्स हैं, लोदीज़ हैं, डायनेस्टीज़ रूल्ड, इन लोगों ने दिल्ली और आगरा में अंटिल 1526 तक जो है रूल किया था, ये पूरी दिल्ली सल्तनत ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया जो है उनके पास इंडिपेंडेंट रूलर्स थे और बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट थे, पैसा था, प्रॉस्पेरस कैपिटल्स थी, है ना। और यही वो पीरियड भी था जहाँ पे हम देखते हैं कि नए रूलिंग क्लास जो हैं वो उभर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसको कह रहे हैं जैसे कि अफ़गान्स हो गए, राजपूत्स हो गए, ये भी जो है उभरते हुए हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो बहुत सारे स्टेट जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए इस पीरियड में। कुछ जो है पावरफुल भी थे, वेल एडमिनिस्ट्रेड भी थे, जैसे कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हमें आपको अगर किसी को पता हो तो मुगल्स का जब रूल शुरू हुआ तो एक बार तो इन्होंने मुगल्स को बिल्कुल हटा दिया था, और उसके बाद जो है दोबारा से मुगल्स जो हैं अकबर के टाइम से आते हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी है 1540 से 1545 स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर
of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun। तो शेरशाह सूरी का ऐसा था कि पहले ये बिहार में जो है जो हुमायूं है मुग़ल राजा जो है उसके अंडर में काम करता है, लेकिन बाद में उसी के अगेंस्ट में लड़ाई करता है। शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और अपनी खुद की डायनेस्टी जो है वो बनाता है। हमने जब भी दिल्ली सुल्तान देखा या मेडिवल इंडिया देखा, वहाँ हमने एक चीज़ खास देखी कि लोग अपने ही जैसे ही वो ये देखते हैं कि राजा वीक हो रहा है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर देते हैं, और यही हम यहाँ पर देखते हैं। ऑल्दो सूर डायनेस्टी जो है 15 साल के लिए आई, 1540 से 1555 तक। इसने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक नया इंट्रोड्यूस किया उसमें, और जो इंट्रोड्यूस किया उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ किए थे और उसको और एफिशिएंट बनाया। तो शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक मॉडल बना ग्रेट एम्परर अकबर के लिए जब उसने मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो भाई देखो इस चैप्टर में इतना कुछ खास था नहीं। न्यू एनसीईआरटी मेरे पास है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बट आई एम होपफुल कि मैं आपके लिए पूरी हिस्ट्री का एक कोर्स ज़रूर लेकर आऊँ इस पे, जो मैं सीरीज़ चलाऊँगी एनसीईआरटीज़ ख़त्म होंगी उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे आस्पेक्ट हैं जो यहाँ पर रह गए हैं, है ना। हमें प्रॉपर क्रोनोलॉजी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो वो चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आई शुड स्टार्ट दैट। बट कुछ दिन के लिए आप इसको अपने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप अभी इसको ही पढ़िए, है ना। थोड़ी सी मेडिवल इंडिया जो है, मेडिवल हिस्ट्री जो है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगी ज़रूर, है ना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू।